स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जेपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 16 लेकर के आए हैं पेपर 1 के लिए। ठीक है, इसमें केवल जीएस रहेगा। ठीक है, झारखंड स्पेशल इसमें नहीं है। जो 10 क्वेश्चन पूछता है पेपर 1 में झारखंड, वो सब के लिए मैंने अब एक अलग ही वो पेपर 2 में ही सबको समाहित कर दिया हूँ। तो पेपर 2 जब मैं अपलोड करूँगा तो उसमें केवल और केवल झारखंड का ही रहेगा। और करेंट अफेयर्स के लिए मैं सोच रहा हूँ एक अलग से उसका टेस्ट सीरीज शुरू करूँ, जिसमें झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वो करेंट अफेयर्स रहेगा। तो और कुछ केंद्रीय रहेगा, राष्ट्रीय रहेगा। ठीक है, और कुछ झारखंड स्टेट लेवल का रहेगा। तो इस तरह से करेंट अफेयर्स करके मैं उसका भी एक अलग से टेस्ट सीरीज मैं शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ, और बहुत जल्द उसको शुरू भी करूँगा। तो यहाँ पे केवल आप लोग जीएस रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जीएस अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का फ्री टेस्ट सीरीज पाने के लिए, और अपनी एबिलिटी चेक करने के लिए कि आप कितने प्रश्न इसमें से जान रहे थे और कितने नहीं जान रहे थे, और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कितना अभी तक आपने पढ़ लिया है, इसमें टेस्ट सीरीज में होगा कि आपका कौन सा टॉपिक अभी छूट रहा है, तो ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो ज़्यादा देर ना शुरू करते हुए चलिए जेपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं पेपर 1 के लिए। और इसका जो पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे सारा पीडीएफ सेंड किया जाता है। और अभी कुछ पीडीएफ सेंड कर दिया गया है, 10-12 पीडीएफ और टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव। उसे बहुत सारे छात्र, डिलीट मैंने कर दिया था, तो बहुत सारे छात्र बोले सर इसे फिर से सेंड कर दीजिए, डाउनलोड नहीं हो पाया था बहुत लोगों का। तो वहाँ पे आप लोग जाइए अभी टेस्ट सीरीज एकेडमी पे, वहाँ पे अभी वो पीडीएफ भेजा हुआ है, और आज रात तक उसे डिलीट कर दिया जाएगा उस पीडीएफ फाइल को। तो वहाँ से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग जल्दी से उसे डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ पे सर्च मेनू में टेस्ट सीरीज एकेडमी सर्च कीजिए और मेरा ही आ जाएगा। 1500 लगभग उसमें सब्सक्राइबर हैं, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसका डायरेक्ट लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन डी, जापानी एन्सेफ्लाइटिस जो है वो टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। देखिए, एडीज एल्बोपिबटस, एडीज एल्बोपिबट्स जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा मेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है ये। ठीक है, और जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक फल्वेबीराइडी कुल का विषाणु होता है, और इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा नंबर बोल रहा है कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यानी जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, संचार उपग्रह, वो पृथ्वी तो वो उपग्रह पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो किसके द्वारा वहाँ पे परिवर्तित किया जाता है? तो दूसरा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल के द्वारा। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है यहाँ, और वायुमंडल की इस परत से रेडियो की तरंगें परिवर्तित होती हैं। तीसरे नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो तीसरा को हो जाएगा ऑप्शन सी, आंवला। विटामिन सी जल में विलय विटामिन है, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसका अणुसूत्र होता है C6H8O6। इसकी कमी से स्कर्वी रोग नामक रोग होता है, और यह खट्टे रसदार फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला तथा पत्तेदार सब्जियां एवं अंकुरित अनाज में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर में। चौथा नंबर बोल रहा है एनोस्मिया कहते हैं। तो एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, घ्राण संवेदना की कमी को। अघ्राणता का गंध या अग्राह्यता में मनुष्य की सूंघने की शक्ति का इसमें नाश हो जाता है। यानी घ्राण सूंघने की संवेदना में कमी जो हो जाता है उसको एनोस्मिया
कहते हैं। पांचवा नंबर आइए, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो पांचवा का यहाँ पे देख लीजिए, पांचवा का हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुवांशिकता और उसके विचरण का अध्ययन होता है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति के नियम, कारकों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ग्रेगर मेंडल की उपलब्धियों को आज अनुवांशिकी में शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। छठा नंबर आइए, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो एसआई मात्रक किसका होता है? ऑप्शन डी, एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में, सातवां बोल रहा है यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? तो सातवां का हो जाएगा ऑप्शन सी, कम हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाया जाता है तो इससे प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाला दाब में कमी आ जाती है। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर में, आठवां बोल रहा है कि सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है? तो आठवां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोमीटर। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, नाइन नंबर बोल रहा है कि इनमें से कौन एक कवकीय रोग है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दाद। दाद यानी कि रिंग वार्म नामक रोग जो होता है वो ट्राइकोफाइटान नामक कवक से होता है। किस नामक कवक से? ट्राइकोफाइटाइन नामक कवक से होता है। और मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। अगर मलेरिया पूछेगा तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, दाद पूछेगा यानी कि रिंगवर्म पूछेगा तो ट्राइकोफाइटाइन नामक कवक से, और गलसुआ यानी कि मम्स और जलतांक यानी कि हाइड्रोफोबिया पूछेगा तो ये विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले मानव रोग हैं। 10वां नंबर आइए, डीजल का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए डीजल को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, किस तरह से उसका निष्कर्षण किया जाता है? तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन डी, जमीन से। अभी तक डीजल का निष्कर्षण जमीन से होता है, अब रतनजोत नामक पौधे से भी डीजल का उत्पादन शुरू हो चुका है, यानी कि जैविक ईंधन इससे डीजल बनाया जा रहा है, मतलब पौधा एक उसी से। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, 11 बोरा जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। तो 11 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, कॉपर, जिंक और निकेल। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 20% और निकेल भी होता है 20%। 12 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? जब हम लोग वोट करते हैं तो उंगली में जो स्याही लगाया जाता है वो किस चीज़ का होता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है वोटिंग स्याही में। 13 नंबर में आइए, 13 नंबर बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो 13 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 का होल टू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि अर्ध जल योजित यानी कि हाफ डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका उपयोग शैल क्रिया में पट्टी के रूप में तथा मूर्तियों बनाने में किया जाता है। 14 नंबर आइए, एलपीजी मुख्यतः होती है। तो एलपीजी मुख्यतः क्या होती है? तो 14 का यहाँ पे सी हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। एलपीजी होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और इसमें अगर आप एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर दिया जाता है। और एलपीजी में सल्फर के यौगिक यानी कि मिथाइल मरकैप्टन को मिला देते हैं ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम कुओं से निकलने वाली जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 80% मीथेन रहता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको प्रोपेन और ब्यूटेन ऑप्शन में ना दे करके इस तरह से ऑप्शन देगा तो इसमें आप लोग मीथेन मारिएगा आंसर, ठीक है। और अगर प्रोपेन एवं ब्यूटेन देगा तब तो आप प्रोपेन एवं ब्यूटेन ही आंसर मारिएगा एलपीजी में। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, 15 बोल रहा है कि कोलेक कैल्सिफेरॉल्स रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है?
तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी बी, विटामिन डी। और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को एक हार्मोन माना जाता है, इसके सर्जन में कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। 16 नंबर में बोला खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक बनता है। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 नंबर बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है। तो 17 में से इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है अहोम विद्रोह 1815, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में अहोम क्षेत्र के लोगों द्वारा अहोम विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया था। तो यहाँ पे 1815 के जगह 1828 हो जाएगा इसका सही आंसर। बाकी यहाँ पे सभी जो है वो सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 बोला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 18 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। लखनऊ में जो था 1857 का यहाँ विद्रोह है, उसमें किस स्थान से किसने नेतृत्व किया था वही इसमें दिया गया है। तो लखनऊ यहाँ पे 1857 के विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको अगर यहाँ पे बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में बहुत लोग को पता होगा, इसमें जो इनका नेतृत्व किए थे 1857 विद्रोह का, वो थे बेगम हजरत महल। ठीक है, यहाँ पे बेगम हजरत महल। और अगर इलाहाबाद रहेगा तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने इनका नेतृत्व संभाला था, और कानपुर में नाना साहब तथा बिहार में कुंवर सिंह द्वारा 1857 क्रांति का विद्रोह को नेतृत्व किया गया था। 19 नंबर में आइए। 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्हेरी। कन्हेरी की गुफा जो मुंबई के निकट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में सालसेट द्वीप पर अवस्थित है, जिसे पर्वत की चट्टानों को काटकर बौद्धों का चैत्यगृह बनाया गया है। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हुआ है। इसी गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का शैलांकन किया गया है। 20 नंबर में आइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? ठीक है, तो 20 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बलिया, तामलुक, मिदनापुर, सतारा सहित देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। और ये समानांतर सरकार यहाँ पे 1942 में स्थापना हुई, 1944 तक चली। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने इसे फिर कुचल दिया था। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 बोल रहा है भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमू के लिए। भारत के महान योद्धा एवं दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू ने अफगानों तथा मुगलों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। दिल्ली के अंतिम यशस्वी हिंदू सम्राट के रूप में उन्होंने ही भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहना उचित होगा। 22 नंबर आइए। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो 22 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित है: स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल एवं मित्र। तो 7वां यहाँ पे अंग कौन सा हो गया? तो मित्र हो गया। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 था। उसके अनुसार इन्हीं से देश के राजनैतिक शिक्षा आरंभ होती है, और इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई।
प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई और इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित आय के साधन भी प्रदान किए गए। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। 24 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन 1920 में। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की और 1924 का बेलगांव सम्मेलन सबसे यहाँ पे छोटा सम्मेलन था। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में। 25 बोरा, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन महबूब ए इलाही कहलाता था? तो 25 का हो जाएगा आंसर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता था। महबूब ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर के प्रेमी। उत्तर भारत के अग्रणी सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। शेख निजामुद्दीन के उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण उन्हें महबूब ए इलाही यानी कि ईश्वर के प्रेमी की लोकप्रिय उपाधि मिली थी। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। 26 नंबर में आइए। 26 नंबर बोल रहा है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो 26 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। 27 नंबर में आइए। 27 नंबर बोला, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? गुप्त काल में, तो 27 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुश्रुत। गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण नाम थे, एक चरक व दूसरा सुश्रुत। सुश्रुत जो थे वो 600 ईसा पूर्व में भारत के पहले चिकित्सक थे। इनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता संस्कृत में लिखित चिकित्सा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। सुश्रुत त्वचा रोपण तंत्र, प्लास्टिक सर्जरी तथा मोतियाबिंद के भी विशेषज्ञ थे। उनको शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। 28 नंबर में आइए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो ये पिछले भी टेस्ट में बताया था। तो 28 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये हुआ था। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। 29 नंबर बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 29 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर आइए। 30 नंबर बोल रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। 31 नंबर बोला, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो यहाँ पे देखिए 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, बी के संबंध में। जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। इसके विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी और उस सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में। बोरा, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो 32 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं और उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली में पाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, बोल रहा है निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो इनमें से किसे नहीं मिलाया था, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर। अंग्रेजों ने देसी रियासतों को युद्ध के माध्यम से लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के माध्यम से, लॉर्ड वेलेजली के व्यपगत सिद्धांत के माध्यम से तथा कुछ रियासतों पर कुशासन के आरोप लगाकर अपने क्षेत्र में ले लिया। इन क्षेत्रों में सहायक संधि के माध्यम से हड़पी गई कुछ मुख्य रियासतें हैं हैदराबाद, तंजौर, सिंध, बरार एवं भोसले, पेशवा हैं तथा व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को मिलाया गया जबकि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अपने क्षेत्र में मिला लिया गया। ठीक है, तो इसमें से केवल एक जो ग्वालियर था यही एक ऐसा क्षेत्र था जो अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। नेक्स्ट आइए 34 में, 34 बोल रहा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1924 ईस्वी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी और गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक ही बार की है और इसी में की थी। नेक्स्ट आइए 35 नंबर, स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई। तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद 1923 ईस्वी में हुई और इसकी स्थापना का श्रेय CR दास उसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू उसके सचिव थे को जाता है। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, 36 बोल रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो वो कौन गुप्त सम्राट है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंद गुप्त ने हुणों को पराजित किया था। हुण मध्य एशिया के खानाबदोश जाति थे और हुणों से युद्ध 455 ईस्वी में हुआ जिसमें स्कंद गुप्त सफल रहा और इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। 37 नंबर आइए, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था। तो 37 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ था। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के संदार महल में जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, 38 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन स्ववासान संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी वनस्पतिक बाग। स्ववासान संरक्षण, इससे अभिप्राय जीवों को उनकी वास्तविक परिस्थितियों जैसे जंगलों या प्राकृतिक आश्रय स्थलों, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और वन्य जीवन अभ्यारण्य में संरक्षित करने से है। और बाह्य स्थानिक संरक्षण या जीवों को कुछ विशेष परिस्थितियों या स्थानों जैसे वनस्पतिक बाग, चिड़ियाघर या जीन बैंक में संरक्षित करने की अवधारणा है। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, 39 बोल रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल सड़क की लंबाई करीब है 6,13,418 किलोमीटर और दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश 4,22,412 किलोमीटर। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, 40 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वर्क द्वारा मापा जाता है। तो 40 का यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। आय की विषमता लॉरेंज वर्क के द्वारा मापा जाता है। लॉरेंज वर्क ने मैक्स ओ लॉरेंज ने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए इसका प्रतिपादन लॉरेंज वर्क का किया था। उनके नाम पर ही इसे लॉरेंज वर्क कहते हैं। इस वर्क का प्रयोग आय, धन, मजदूरी, लाभ, पूंजी तथा उत्पादन आदि के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, 41 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये सही सुमलित नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, सीपिकला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, सही है। बामडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, सही है।
जोजिला दर्रा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, स्थित है, ये सही है। नाथुला दर्रा जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है, ठीक है, ये मेघालय नहीं होगा, यहाँ पे नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में। 42 नंबर आइए। 42 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, सही उत्तर क्षेत्र और स्थानांतरित चुनना है, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी घाट हो जाएगा, यहाँ पे स्थानांतरी में कुमारी हो जाएगा, ठीक है, चौथा नंबर। बी में देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान वलतरे हो जाएगा, सी का 2। उत्तरी पूर्वी भारत में झूम हो जाएगा, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये 43 में निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो 43 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है ये 44, और देखिए उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है उत्तर प्रदेश में। अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब प्रथम स्थान पर और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे आ जाएगा। 44 नंबर में देखते हैं। 44 नंबर बोला भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकण तट। देखिए कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा उत्तरी तक फैला हुआ है, मलाबार तट केरल, कोरोमंडल तट तमिलनाडु, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश राज्य में है। और उत्तरी सरकार एक है, उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। 45 नंबर में आइए। 45 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। तो 45 का यहाँ पे बी जो हो जाएगा वो सही सुम्मिलित नहीं है, बाकी सभी जो इसमें है वो सभी सुम्मिलित है। देखिए कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका पर डेविस है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर एक मिनट, यहाँ पे हम इसको हूवर जो है यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। हूवर बांध जो है किस पे है हूवर बांध, तो कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका पर डेविस, पाकेर, बोल्डर और हूवर बांध स्थित है, याद रखिएगा। तो हूवर यहाँ टेनेसी नदी नहीं होगा, हूवर जो हो जाएगा वो कोलोराडो नदी हो जाएगा। तो कोलोराडो नदी कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इस पर डेविस एवं पाकेर एवं बोल्डर और हूवर बांध स्थित है। वहीं टेनेसी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, इस पर व्हीलर, विल्सन, नोरिस और चिकमंगा बांध स्थित है, और ये सभी जो है वो बांध जल विद्युत परियोजना वाले। नेक्स्ट 46 में भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु और फिर कर्नाटक गन्ने की खेती के अंतर्गत भूमि की दृष्टि से क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर है। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में 47 बोरा निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो 47 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा की। नेक्स्ट आइए 48 में। 48 में बोल रहा है कि सूची को मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 3, 2, 4, यानी कि 1, इसका 3, इस मत्स्य पालन का यहाँ पे हो जाएगा नील क्रांति, और उर्वरक का जो है ये भूरी क्रांति हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर। 49 बोल रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो 49 का यहाँ पे देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए, सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत के समीप स्थित राक्षस ताल से है, और यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है तथा लुधियाना तथा फिरोजपुर इसके तटवर्ती नगर हैं। 50 नंबर में आइए, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। खनन क्षेत्र और खनिज है यहाँ पे। तो देखिए
50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु गुरुम हिसानी जो हो जाएगा लौह अयस्क हो जाएगा। तलचर जो है ये आपका तलचर जो है कोयला के क्षेत्र के लिए हो जाएगा। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए हो जाएगा और जावर जो है वो सीसा के लिए हो जाएगा प्रसिद्ध। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में 51 बोल रहा है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी जल विद्युत। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। एक तो उससे प्रदूषण नहीं होता है और दूसरा इसके शीघ्र खत्म होने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट है ये 52 में 52 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी कुछ प्रभावशाली महाखंडों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे भव्य है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए महानदी विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणियों के बीच एक विभ्रंश रिफ्ट वैली से होकर यह गुजरती है। इंपॉर्टेंट इसका एक्सप्लेनेशन है। 53 है ये उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट आइए 54 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्षेत्र है उसका खनिज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो 54 का जो सही हो जाएगा बादाम पहाड़ हो जाएगा लौह अयस्क। कोडरमा हो जाएगा आपका अवरक के लिए, आप लोग जानते ही होंगे। मूसा बनी हो जाएगा आपका तांबा के लिए और रवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट आइए 55 नंबर में 55 बोल रहा है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो ये आप लोग को पता होगा। 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। 56 नंबर में आइए निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलती है। यह झारखंड के उत्तर पश्चिम में दाऊद नगर में सोन नदी से मिलती है तथा अंत में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। उत्तरी कोयल जलाशय झारखंड राज्य में पलामू और गढ़वा जिलों के जनजातीय इलाकों में स्थित है। उत्तरी कोयल नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है। 57 नंबर में आइए 57 बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। 58 में आइए 58 बोल रहा है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो 58 का है ऑप्शन बी 20। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें से 530 सदस्यों राज्यों से तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना निर्धारित है। नेक्स्ट आइए 59 में 59 बोल रहा है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो यहां पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। तो देखिए यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2/3 बहुमत द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। वहीं 343(2) के अनुसार इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अवधि बढ़ाने 15 वर्ष के बाद भी के लिए संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त होगा, किंतु आधिकारिक भाषा से संबंधित किसी महत्वपूर्ण संशोधन के लिए उसी विहित रीति का पालन करना होगा जिसका उल्लेख
अनुच्छेद 368 में है, अर्थात 2/3 बहुमत द्वारा। उदाहरण के लिए यदि अनुच्छेद 343(1) में उल्लिखित संघ की राजभाषा हिंदी होगी को संशोधित करके संघ की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी करना हो तो उसे 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इस आशय का एक विधेयक वर्ष 2016 में राज्यसभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट है ये 60 नंबर में 60 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का विधानमंडल। इसका उपबंध भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243(c)(1) में कहा गया है। तो कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है, तो राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट है ये 61 नंबर में 61 बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, जो कि 27 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 62 नंबर में आइए 62 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन डी, P.A. संगमा। P.A. संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक था। 63 में आइए 63 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए, PVN राव समिति। देखिए PVN राव यानी कि PV नरसिम्हा राव समिति का पंचायती राज संस्था से कोई संबंध नहीं है। शेष अन्य समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है ये 64 में 64 पूरा नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 के चुनाव में। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 यानी कि 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में 65 आइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचना करता है। तो 65 का जो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। देखिए अनुच्छेद 70 जो है ये अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का उपराष्ट्रपति द्वारा निर्वहन का इसमें वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा, दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण का वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, पदच्युति एवं अन्य उपबंध किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आइए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो 66 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा इस रीट को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार को ग्रहण करने से रोकती है। आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 तरह का रीट जारी करता है। वहीं 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। आगे हम इसमें बता देंगे वीडियो में। 67 आइए 67 बोल रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है।
तो 67 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। ये जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट आइए 68 में। 68 बोल रहा लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और ये इसका वर्णन अनुच्छेद 84 में किया गया है। नेक्स्ट आइए 69 में। 69 बोल रहा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 69 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, परंतु न्यायाधीशों की आयु के संदर्भ में संसद नए कानून बना सकेगी। कोई भी न्यायाधीश कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र द्वारा अपने पद से त्याग दे सकता है। नेक्स्ट आइए 70 नंबर। 70 बोरा भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो केवल क्या है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन सी, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में 243 का तक पंचायतों का प्रावधान है, और इन्हें 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी थी। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली अर्थात गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में। 71 बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये बहुत लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, और इसके जरिए 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट आइए 72 में। 72 बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 72 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है, और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा किया जा सकता है। 73 में आइए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो 73 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। देखिए, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करके करता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण तथा 5वां अधिकार परीक्षा के माध्यम से। और ये जो रीट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अगर उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा 226 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ये 5 प्रकार की रीट जारी करेंगे, और अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का जो रीट है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। 74 नंबर में आइए। 74 बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो 74 के यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया है। संघ राज्य के बीच बदलते वित्तीय संबंधों का आकलन तथा संशोधन का सुझाव राष्ट्रपति को यह देता है। नेक्स्ट आइए 75 में। 75 बोल रहा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो अभी पहले ही बता चुका हूं, तो 75 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा।
और इसे 24 अप्रैल 1992 से लागू किया गया था। 76 नंबर आइए। 76 बोल रहा है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो 76 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति करेगा। 77 में आइए। 77 बोल रहा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह, तो ये हो जाएगा 77 का ए ऑप्शन, अनुच्छेद 352 में है। संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का एक बार ही प्रयोग किया गया है, ठीक है, और ये केवल अनुच्छेद 352 के 3 के अंतर्गत किया गया है, जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से आपात की उद्घोषणा करता है। नेक्स्ट है ये 78 में। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो देखिए 78 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2010 ईस्वी में। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वावलंबन योजना सरकार समर्थित सेवानिवृत्त पेंशन योजना है, जिसे 2010 में प्रारंभ किया गया था। 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 79 में आइए। 79 बोल रहे, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो 79 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। 80 नंबर में आइए। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम का क्रियान्वित नहीं करता है? तो 80 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाबार्ड। कृषि संबंधी क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि की सहायता हेतु 12 जुलाई 1982 ईस्वी को अधिनियम के तहत कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई और यह बैंक कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योग, गृह एवं ग्रामोद्योग, ग्रामीण कलाओं तथा गांव में चलने वाले अन्य संबंध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की व्यवस्था करने हेतु एक सर्वोच्च संस्था है। यह बैंक स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता है। नेक्स्ट है ये 81 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो 81 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण उद्योग। एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सम्मिलित है, जबकि ग्रामीण उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आइए 82 में। 82 बोल रहा है, निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो 82 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2008 में। और इसका उद्देश्य था 93% असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 83 में ये गिल्ट एज में विपणन संबंधित है। तो गिल्ट एज किससे संबंधित है? तो 83 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। और इसमें प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। भारतीय गिल्ट एज बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय RBI के माध्यम से किया जाता है। इसे सरकारी प्रतिभूति बाजार भी कहते हैं, क्योंकि बाजार में क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियां सरकारी तथा अर्ध सरकारी दोनों होती हैं। 84 में ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 84 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की अवधि तक लागू रही थी और इसी क्रम में वर्ष 1980 से 1985 तक की अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जिसमें गरीबी निवारण व रोजगार सृजन पर बल दिया गया। और इस पंचवर्षीय योजना के तहत एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बच्चों को समन्वित विकास योजना आदि जैसे योजनाओं को लागू किया गया।
85 में आइए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ 85 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरिस डी मोरिस के द्वारा। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनवर्जन ने वर्ष 1976 में किया और इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिस डी मॉरिस को जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर तथा साक्षरता। 86 नंबर में आइए, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 86 का डी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है ये वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन में ये सम्मिलित नहीं है। 87 में आइए, 87 बोला भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 का हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पर। कर आधार को और विस्तृत करने के लिए राजा जे चलैया समिति की संस्तुति पर सेवा कर को 1994-95 की केंद्रीय बजट में शुरू किया गया। शुरू में 3 सेवाओं टेलीफोन, सामान्य बीमा तथा स्टॉक ब्रोकर्स को इसके दायरे में लाया गया था। इस समय इसके दायरे में 121 सेवाएं हैं जिन पर सेवा कर वसूला जाता है। नेक्स्ट नंबर आई 88 में, भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लांट मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो 88 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का आधार तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य PC महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना में उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण का मुख्य लक्ष्य बनाया गया था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य कृषि विकास था। 89 में आइए, 89 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972-73 और 1976-77 में। व्यापार संतुलन किसी देश विशेष के समस्त आयात एवं निर्यात के अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। यदि आयात अधिक होता है तो उस देश की आर्थिक दशा घाटे में होती है, किंतु जब निर्यात अधिक होता है तो उस देश की आर्थिक दशा अच्छी होती है। नेक्स्ट आइए, 90 नंबर इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी तो ये कब की कौन से पीरियड में थी? तो ऑप्शन बी था 1966 से 1969 के बीच, यानी 1966 से 1969 के बीच ये योजना अवकाश था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई थी, लेकिन इसकी दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप 3 साल के नियोजन को स्थगित रखने की घोषणा की गई और इसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। इसी को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। तो यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज आपका ये वाला कंप्लीट हो गया है, ये टेस्ट नंबर 16। उम्मीद करते हैं इसका क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।